हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 12 के इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट वाइज हमने सिलेबस की वीडियोस अपलोड की हैं, तो उसी कंटिन्यूएशन में हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारी सेकेंड यूनिट। आप सब लोग देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का जो सीबीएसई वाली हमारी सिलेबस पीडीएफ है वो मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। यहाँ पर हमारा ये यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी 30 मार्क्स की आती है। आउट ऑफ 70 30 मार्क्स जो है वो बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है और हमने फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कवर कर ली है, क्योंकि उसमें जो भी हमारे डाटा हैंडलिंग के थे कि पांडास का सीरीज डाटा स्ट्रक्चर, फिर डाटा फ्रेम के बेसिक ऑपरेशंस, उसके एडवांस्ड ऑपरेशन, उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स, वो सारा पोर्शन हम स्टडी कर चुके हैं। तो बेसिकली हम 70 में से 30 मार्क्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। उसकी सारी वीडियोस आपके पास चैनल पर अवेलेबल हैं, आप कभी भी उन्हें देख सकते हैं। जो भी डाउट्स हों उन्हें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हमारी जो सेकंड यूनिट आती है वो है डाटाबेस क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल। ये वाली जो यूनिट है ये हमारी 25 मार्क्स की आती है। अब जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन, ये हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर थी 2019-20 वाले सिलेबस से। 2019-20 वाला जो बैच था उसमें हमारे पास नमपाई एरेज भी थे यूनिट 1 में, बट इस बार वाले सेशन में नमपाई एरेज वाला चैप्टर हटा दिया गया और उसकी जगह पांडास डाटा स्ट्रक्चर सीरीज एंड डाटा फ्रेम बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो ऐड कर दिए गए, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक्स आपने अपनी 11th क्लास में नहीं पढ़े, लेकिन जो 2019-20 वाला बैच था वो अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके थे। तो बेसिकली इस साल जो है फर्स्ट यूनिट से एक चैप्टर रिमूव हुआ, बट उसकी जगह 2 चैप्टर्स जो हैं वो एड ऑन हो गए। उसके बाद जो हमारी सेकंड यूनिट है उसका भी कुछ पार्ट जो है वो सेम है और कुछ पार्ट जो है वो अलग है। तो आइए पहले हम एक बार डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है ये डिटेल्ड सिलेबस है हमारा। ये फर्स्ट यूनिट थी। फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट पार्ट जो है मैंने आपको हमेशा जब भी वीडियोस बनाई है मैंने आपको साथ साथ सिलेबस दिखाया है, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे कि हमने फर्स्ट यूनिट का जो है एक एक पॉइंट कवर किया है अपनी वीडियोस में। तो ये डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1, पांडास 2, आफ्टर दैट डाटा विजुअलाइजेशन, ये सारा पार्ट जो है हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारी सेकेंड यूनिट आती है वो है ये डाटाबेस यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में ये देखिए, ये वाले जो स्टार्टिंग के आप देख रहे हैं मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट बेसिकली आपका डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला पार्ट 2019-20 वाले बैच में नहीं था बट आपके बैच में है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है हमारा जो एग्रीगेट फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्स, मीन, एवरेज, सम काउंट यूजिंग काउंट स्टार, ये वाला पार्ट, और आपका नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्क्वेयरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय, ये वाला पार्ट आपका सेम है जो कि 2019-20 वाले बैच में था। ये वाले दोनों जो आप देख रहे हैं पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपके सेम है जो कि आपके सीनियर्स के बैच में भी थे। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन, ये वाला पार्ट भी जो है वो सिर्फ आपके सिलेबस में है। ये लास्ट ईयर जो है सिलेबस में नहीं था ये वाला पार्ट, बट उनके लिए भी ये वाला पार्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बिगिनिंग में आपको बताए कि ये मैथ्स फंक्शन से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट था, डेट फंक्शंस तक, और लास्ट में ये ऑपरेशन ऑन रिलेशंस, ये चारों ही हेडिंग्स जो हैं ये 2019-20 वाला बैच जो है वो अपनी 11th क्लास में पढ़ चुका है, इसलिए उन्हें 12th में नहीं दी गई थी। बट उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी उनका 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, तो वो देख सकते हैं। और रही बात हमारे 2021 वाले बैच की, तो वो देख ही सकते हैं कि ये पूरी यूनिट जो है उनके सिलेबस में है, और ये पूरी यूनिट हम 1 बाय 1 जो है कवर करेंगे एक एक पॉइंट के साथ। जैसे हमने यूनिट 1 कंप्लीट की है वैसे ही हम यूनिट 2 करेंगे। लास्ट ईयर जो है डाटाबेस वाला पार्ट यूनिट 3 में था, यूनिट 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, बट इस साल 2021 वाले बैच में हमारा डाटाबेस जो है वो यूनिट 2 में आया हुआ है। तो इस साल जो है हम फर्स्ट पहले डाटाबेस पढ़ेंगे।
अब डाटाबेस की जो हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे 2021 वाले बैच के लिए, तो वो हम स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट फंक्शन से। ठीक है, पहले हम एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ेंगे, आफ्टर दैट क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑपरेशंस ऑन रिलेशन पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन एंड डेट फंक्शन। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस के नाम से ही हमें काफी चीजें समझ आ जाती हैं, तो बेसिकली ये पोर्शन जो है वो इजी होता है, तो इसे हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समर वैकेशंस चल रही हैं, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस हो नहीं पा रही हैं और जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी अभी फिलहाल के लिए वो भी रोक दी गई हैं जून के लिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के पास टाइम है अभी, तो अभी वो लोग जो डिफिकल्ट पार्ट है उसे थोड़ा अच्छे से टाइम दे सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए हम पहले वो वाला पार्ट कवर करेंगे जिसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये तो सिर्फ फंक्शंस हैं तो इन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं, तो ये वाला पहले हम इन तीनों पोर्शंस को कवर करेंगे और उसके बाद हम ये वाले तीनों पोर्शंस जो हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स आते हैं, आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल से, दैट इज एग्रीगेट फंक्शन से। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ये हमारी सुमिता अरोड़ा वाली बुक है जो कि 12th क्लास में मेनली यूज होती है। ओके, यू हैव वर्कड विद द बेसिक एसक्यूएल कमांड्स इन योर प्रीवियस क्लास एंड यूज्ड डाटाबेस MySQL। तो आप सब ये बात जानते ही हैं क्योंकि 11th क्लास में आप डाटाबेस जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि डाटाबेस के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर यूज किया वो कौन सा है, MySQL। ऑल्दो मैंने जो भी आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखाए हैं, क्योंकि मैं डाटाबेस की कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि 1920 वाला जो बैच है उनका एग्जाम 7 जुलाई को है, तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ रिवीजन पार्ट जो है 11th क्लास का वो अपलोड किया है ऑलरेडी, 5-6 वीडियोस हैं वो। तो उसमें आप देख भी सकते हैं कि मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज किया है वो है एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट का वो सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम, बट जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है MySQL। बट क्वेरीज जो है दोनों में सेम होती हैं, हम चाहे माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट यूज करें या फिर MySQL यूज करें, सिर्फ 1-2 कमांड्स का डिफरेंस होता है। तो इसलिए बेसिकली जितनी भी कमांड्स हम रन करते हैं वो सारी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। This chapter will talk about the same SQL commands in detail. After this chapter, you will be able to display group of records, summary of groups of record and display selected group of records. तो आपने अभी अपने सिलेबस में देखा ही था कि ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उनकी हेल्प से हम रिकॉर्ड्स के ग्रुप बना सकते हैं, उनकी समरी डिस्प्ले करवा सकते हैं और उनके बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ, उसके बाद हम 1 by 1 कंटिन्यू रखेंगे। अब ऑर्डर बाय क्लोज जो है वो हमारा यूज होता है डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ठीक है, Although you have read about order by clause of SQL select statement in your previous class, क्योंकि 11th क्लास में भी जो है order by clause यूज किया गया था, हालांकि वहां इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर जो है इस चैप्टर में वो दोबारा से डिटेल्ड मैनर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। The result set generated by the SQL statement is not ordered in any form by default. जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल करके देखा है 11th में, या फिर अगर आपने बुक में भी कभी भी नोटिस किया है, वहां पे आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया गया है थ्योरी पार्ट में कि जब भी हम सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं तो हमारे सामने जो डाटा डिस्प्ले होता है उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि डाटाबेस में रोज का ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता। बट समटाइम्स हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अपना डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए है। मान लीजिए हम क्लास के बच्चों का रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, वहां हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हो, कि सबसे पहले जो लोएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो शो हो, उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स वाले, और या फिर हम चाहते हैं कि सबसे पहले क्लास के टॉपर्स की लिस्ट आए, उसके बाद लो स्टूडेंट्स। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं।
तो उसके लिए डाटाबेस जो है वो हमें ऑर्डर बाय क्लोज प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हाउएवर इफ यू वांट टू सॉर्ट और ऑर्डर द रिजल्ट सेट, की जो सेलेक्ट कमांड ने हमें जो रिजल्ट सेट रिटर्न किया है, अगर हमें उसे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना है, you can use the order by clause of SQL select statement as per the following format। तो उसके लिए हम select statement का जो है order by clause यूज कर सकते हैं और उसका फॉर्मेट जो है वो ये होता है कि सबसे पहले हम अपनी select query completely लिख लेते हैं। हमें select में जिन जिन कॉलम्स को डिस्प्ले करवाना है उनके नाम दे देंगे। उसके बाद from clause की हेल्प से हम टेबल का नेम प्रोवाइड कर देंगे जिस टेबल का डाटा हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर हमें रोज पे कोई कंडीशन लगानी है तो वेयर क्लॉज की हेल्प से हम वो कंडीशन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो बेसिकली जो हमारे सेलेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर, पहले हम उन तीनों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लगाएंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। और जब हम ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स लिखेंगे, दैट इज ऑर्डर बाय, और उसके बाद हम अपने कॉलम का नाम प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पे हमें सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। तो ये फील्ड नेम जो लिखा हुआ है, फील्ड नेम मीन्स उस कॉलम का या एट्रीब्यूट का नाम जिसके बेसिस पे आपको सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। कॉलम का नाम लिखने के बाद ये देखिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या मेंशन है, ASC/DESC। सबसे पहली चीज तो ये ऑप्शनल होता है और अगर हम इसे प्रोवाइड करते हैं तो इसकी हम वैल्यू या तो ASC प्रोवाइड कर सकते हैं या DESC प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा है, तो सॉर्टिंग हमारी 2 तरीके की हो सकती है, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। जो ऑप्शनल ये इसलिए होता है कि अगर हमने कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सॉर्ट करता है। यानी कि अगर आपने सिर्फ ऑर्डर बाय और नेम देके छोड़ दिया, उससे आगे आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉलम नेम आपने प्रोवाइड किया है वो उस कॉलम के बेसिस पे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। बट अगर आप एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हैं कि आपका डाटा असेंडिंग में सॉर्ट हुआ है डिसेंडिंग में, तो आप इन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स में से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो ASC मेंशन करेंगे और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है डाटा को तो DESC लिखेंगे। अब अगर एक कॉलम पे करना है तो हमारा इतना पार्ट हो गया, उसके बाद फिनिश। बट मान लीजिए आपको मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है तो हम उसके लिए कोमा सेपरेटेड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने अभी पहले फर्स्ट कॉलम के लिए दिया, उसी तरीके से हम कोमा लगा के सेकंड कॉलम का नाम देंगे और उसके लिए भी अगर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग प्रोवाइड करना है तो वो हम कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हमें कोई थर्ड कॉलम भी यूज करना है तो कोमा लगा के हम थर्ड कॉलम का नेम प्रोवाइड कर देंगे और जिन जिन कॉलम के बेसिस पे हमें सॉर्टिंग करनी है उन सब कॉलम्स के नेम की लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद एंड में हम सेमीकोलन लगा देंगे, जो कि हमारी कमांड टर्मिनेशन का सिंबल होता है कि हमारी कमांड जो है वो कंप्लीट हो गई है और उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। Keywords ASC and DSC denote orders. ASC stands for ascending and DESC stands for descending, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। If you do not specify any order keyword ASC or DESC, then by default the order by clause sorts the result set in ascending order। अगर हम कोई कीवर्ड प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग जो है वो किस ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि जब हमें ये कमांड्स एग्जीक्यूट करके दिखाई जाएंगी, यानी कि अब ये बुक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ प्रैक्टिकल तो है नहीं इसमें, तो बुक में भी आपको कि बुक से समझ के आपको चीजें क्लियर हो, इसलिए हमेशा क्या किया जाता है, एग्जाम्पल की हेल्प ली जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक ये टेबल ले ली, ठीक है। अब जितनी कमांड्स होंगी वो सारी कमांड्स हमें बेसिकली इस टेबल पे रन करके दिखाई जाएंगी। तो इसके लिए हम करते हैं कि हम भी जो है अपने डाटाबेस में ये, क्योंकि हम प्रैक्टिकल साथ साथ करके देखेंगे तो बुक से तो हालांकि आपको क्लियर हो ही रहा है, बट साथ साथ प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो हम भी एक काम करते हैं, पहले ये टेबल जो है क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो है कमांड्स का एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डाटाबेस ओपन कर लेती हूँ। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। यहाँ मैंने डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, कंपनी डाटाबेस। आज भी हम उसी डाटाबेस में जो है वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है न्यू क्वेरी को ओपन करेंगे, यानी कि जब हमें क्वेरीज रन करनी है उसके लिए हम ये इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो न्यू क्वेरी वाला सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम अपनी क्वेरीज जो हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे। या तो हम किसी ऑलरेडी क्रिएटेड डाटाबेस को यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कंपनी नाम से डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन्हें आइडिया होगा। बट अगर आपको कोई नया डाटाबेस क्रिएट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाटाबेस ही क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डाटाबेस क्लास 12, हम क्लास 12 के नाम से एक डाटाबेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एग्जीक्यूट के लिए ये आपको सिंबल बना हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा था क्वेरी एग्जीक्यूटिंग और अब लिखा आ रहा है क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और यहाँ भी आप मैसेज देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा डाटाबेस जो है क्रिएट हो गया। अगर आपको वेरीफाई करना है कि डाटाबेस जो है वो क्रिएट हुआ या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे डाटाबेसेस में जाएंगे। इसे हमने ओपन किया, यहाँ देखिए ये डाटाबेस की लिस्ट है। ये देखिए हमने जो क्लास 12 डाटाबेस क्रिएट किया वो आपका यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें इस डाटाबेस में काम करना है। तो जब भी हमें डाटाबेस को में कुछ भी काम करना होता है तो उससे पहले हमें डाटाबेस को ओपन करना पड़ता है। और डाटाबेस को ओपन करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, यूज स्पेस डाटाबेस का नाम। तो यहाँ पे हम कमांड दे देंगे यूज क्लास 12। इसके बाद अगेन सेमीकोलन, क्योंकि ये हमारा कमांड टर्मिनेशन होता है। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब हम क्लास 12 वाले डाटाबेस के अंदर हैं। हम जो भी काम करेंगे वो इस वाले डाटाबेस में परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करनी है, जो कि हमने अभी अभी बुक में देखी थी। ये वाली हमारी टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल का नाम हम डाटा रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये टेबल जो है इसी नाम से गिवन है। तो आपको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बुक से ही सिंक्रोनाइज करते चलेंगे साथ साथ सारे चीजों को। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नेम, हमें टेबल का नेम क्या देना है, डाटा। अब आप देख सकते हैं जब मैंने सिर्फ डाटा टाइप किया तो ये ब्लू कलर में शो हो रहा है। तो जब ये ब्लू कलर में शो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये कीवर्ड है, तो आप डाटा नेम यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ टेबल का नेम ले लेते हैं डाटा 1। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम देंगे कॉलम्स के नेम, जो भी कॉलम्स हमें अपनी टेबल में चाहिए। तो यहाँ देखिए रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सेक्शन। तो हम भी अपने टेबल में यही वाली सारे कॉलम्स ले लेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया रोल नंबर। रोल नंबर का डाटा टाइप हम प्रोवाइड कर देते हैं इंट। इसके बाद स्टूडेंट का नेम हमें चाहिए। स्टूडेंट के नेम का डाटा टाइप हम ले लेंगे varchar, और इसका साइज हम ले लेते हैं 20 बाइट्स। इसके बाद हमें स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। मार्क्स का डाटा टाइप भी हम ले लेंगे इंटीजर। इसके बाद हम ग्रेड स्टोर करेंगे स्टूडेंट का। ग्रेड हम varchar टाइप लेंगे, और इसका साइज हम 2 बाइट्स ले लेते हैं, क्योंकि ग्रेड के लिए हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए होता है स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट हम ले लेंगे सेक्शन, कि स्टूडेंट जो है वो किस सेक्शन में है, और सेक्शन का डाटा टाइप भी जो है वो हम क्या लेंगे, varchar। यहाँ पे भी साइज हम 2 बाइट्स ले लेंगे। इसके बाद हमें हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। हमने राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और सेमीकोलन लगा दिया। अब हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है ताकि हमारी टेबल जो है क्रिएट हो जाए। तो हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो गई। तो अब हम कंपनी डाटाबेस को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल्स दी हुई हैं, टेबल्स को हमने एक्सपेंड किया। सॉरी, हमारा डाटाबेस क्लास 12 था, तो हम क्लास 12 को ओपन करेंगे, यहाँ से टेबल्स को एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ देखिए लास्ट में ये जो टेबल का सिंबल बना आ रहा है और इसके सामने लिखा हुआ है dbo.data1, यानी कि data1 नाम से जो है हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। बट एट प्रेजेंट हमारी ये टेबल जो है एम्प्टी है, बट इसमें कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ से आप कॉलम नेम चेक करते हो। जब हम data1 को एक्सपेंड करेंगे तो अंदर देखिए आपको कॉलम्स, कीज, कंस्ट्रेंट, ये सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कॉलम्स को एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए जितने कॉलम्स हमारी टेबल में हमने क्रिएट किए थे वो सारे कॉलम्स आप यहाँ देख सकते हैं। उन सबके साथ उनका डाटा टाइप भी जो है वो मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद हम इस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वैल्यूज नहीं होंगी तब तक हम सॉर्ट किसे करेंगे। तो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। हमारी टेबल का नाम क्या है, data1। उसके बाद वैल्यूज,
और वैल्यूज के साथ हम राउंड ब्रैकेट में क्या प्रोवाइड करते हैं, अपने कॉलम्स की वैल्यू। तो हम यहाँ दे देते हैं पहले रोल नंबर, उसके बाद हमें नेम देना है, उसके बाद हमें स्टूडेंट के मार्क्स देने हैं। मान लीजिए आउट ऑफ 100 हमारे पास मार्क्स हैं, फिर हमें उसका ग्रेड प्रोवाइड करना है और उसके बाद हमें देना है सेक्शन। तो ये हमने सारी डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर दी। इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। ये देखिए 1 रो इफेक्टेड। 1 रो इफेक्टेड का मतलब क्या है कि हमारी टेबल में एक रो जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। अब हमें उसमें कई सारी वैल्यूज चाहिए, तो हम इन्हीं वैल्यूज को जो है वो चेंज करते जाएंगे ताकि हमारा डाटा जो है वो फटाफट एडिट हो जाए। इसके बाद यहाँ से सेक्शन हम फिलहाल यही रहने देते हैं। फिर से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट 3rd रो इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रेड हम कर देते हैं इसके लिए सी ग्रेड और सेक्शन हम कर देते हैं यहाँ पे बी सेक्शन। अब इसे फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी ये वाली रो भी इंसर्ट हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल्स डाल देते हैं। रोल नंबर हमने 4 दे दिया, यहाँ पे नेम हम मेंशन कर देंगे, उसके बाद हम उसके मार्क्स जो हैं वो मेंशन करेंगे। ग्रेड सेम रहने देते हैं, सेक्शन भी सेम रहने देते हैं और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये रो इंसर्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल इंसर्ट करेंगे। तो रोल नंबर हमने 5 दे दिया। अगेन हम नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स चेंज कर देंगे, इधर उसका ग्रेड चेंज कर देंगे और यहाँ से उसका सेक्शन जो है वो चेंज कर देंगे। इसके बाद इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। हमारी 5th रो भी जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टूडेंट इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने उसका रोल नंबर लिया, उसके बाद हम यहाँ से उसका नेम मेंशन करेंगे, स्टूडेंट के मार्क्स दे देते हैं यहाँ से, उसके बाद उसका सेक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं और उसके बाद स्टूडेंट का ग्रेड प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब एक बार मैं आपको टेबल शो कर देती हूँ कि हमने जितनी क्वेरीज एग्जीक्यूट की इंसर्ट कमांड की हेल्प से वो सक्सेसफुली रन हुई हैं या नहीं। अब अगर हमें टेबल का डाटा शो करना होता है तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम क्या है हमारा, डाटा 1। तो अब हम इस क्वेरी को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस टेबल की सारी रोज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये देखिए हमने 6 रोज इंसर्ट की थी, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारी 6 की 6 रोज जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई हैं। फिलहाल के लिए हम इतनी रोज पे ही डाटा जो है क्वेरीज परफॉर्म करके देखेंगे। बाद में अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम और कर लेंगे या फिर 4 रोज और ऐड कर लेते हैं ताकि 10 रोज हो जाएंगी, क्योंकि जब तक ज्यादा रोज ना हो तब तक सॉर्टिंग जो है वो इजीली विजिबल नहीं हो पाती, स्पेशली जब हम मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई करते हैं तब। यहाँ पे हम मार्क्स ले लेते हैं, ये ग्रेड है, इसके बाद सेक्शन चेंज कर देते हैं हम और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये हमारी 7th रो भी इंसर्ट हो गई। फिर नेक्स्ट रोल नंबर 8 हम डाल देते हैं, स्टूडेंट का नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ से उसके मार्क्स जो हैं वो ले लेंगे, उसका ग्रेड जो है ग्रेड डी हम दे देते हैं, सेक्शन जो है सेक्शन ए दे देंगे। फिर से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये रो भी हमारी इंसर्ट हो गई। अब 9th रो इंसर्ट करते हैं इसी तरीके से। उसके मार्क्स हम दे देते हैं, ग्रेड भी ए हो जाएगा, सेक्शन ए ही रखते हैं और इसे रन कर देंगे। इसके बाद 10th रो इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट का रोल नंबर मान लीजिए हम ले लेते हैं 10। इसके बाद स्टूडेंट नेम हम लेंगे, इसके बाद मार्क्स लेने हैं आपको, स्टूडेंट्स का ग्रेड लेना है और उसका सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब इसे रन करते हैं।
तो ये हमारा 10th रिकॉर्ड भी जो है इंसर्ट हो गया। इसके बाद हम सेलेक्ट क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं ये चेक करने के लिए कि कितनी रोज हो गई। तो ये देख लीजिए हमारी टेबल में फिलहाल कितनी रोज हैं, 10 रोज हैं, और डाटा जो है वो जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफॉल्ट उसका अपना खुद का कोई ऑर्डर नहीं है, जिस जिस ऑर्डर में हम रोज को डालते गए उस ऑर्डर में डाटा जो है वो इंसर्ट होता गया। ठीक है, अब हमें इसके बाद जो है सॉर्टिंग समझनी है कि सॉर्टिंग हम इन टेबल्स पे कैसे परफॉर्म करेंगे। सॉर्टिंग के लिए हमने पढ़ा ही था कि हम सेलेक्ट क्वेरी में ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमें इस टेबल को मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है, अभी तो ये स्टूडेंट्स जो हैं जिस ऑर्डर में हमने एंटर किए, बेसिकली हमने रोल नंबर वाइज डाटा एंटर किया है तो रोल नंबर वाइज हमारा डाटा शो हो रहा है। लेकिन अगर हमें मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है तो हम ऑर्डर बाय मार्क्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद ये मार्क्स वाला जो कॉलम है हमारा, ये मार्क्स वाला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी सारी वैल्यूज जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कमांड क्या दी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा ऑर्डर बाय मार्क्स, यानी कि जो हमारी टेबल है डाटा उसके सारे डाटा को डिस्प्ले करना है, क्योंकि हमने सेलेक्ट में स्टार प्रोवाइड किया है यानी कि सारे कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। बट किस ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे उसके लिए हमने क्या प्रोवाइड किया, ऑर्डर बाय मार्क्स, यानी कि मार्क्स के बेसिस पे वो सॉर्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हमने ना असेंडिंग लिखा है ना डिसेंडिंग लिखा है, तो सिर्फ कॉलम का नाम देके हमने छोड़ दिया है। तो बाय डिफॉल्ट जो डाटा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, तो यहाँ पे हमारी टेबल जो है वो मार्क्स के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। It will produce result set with marks arranged in ascending order as we did not specify ascending keyword explicitly. हमने भले ही यहाँ पे explicitly specify नहीं किया है बट फिर भी हमारा डाटा ascending order में ही जो है वो sort होगा। तो ये देख लीजिए ये टेबल हमारे सामने है, पहले हमारा डाटा जो है वो रोल नंबर वाइज था बट अब मार्क्स के बेसिस पे है। सबसे पहले उस स्टूडेंट की डिटेल है जिसके सबसे कम मार्क्स थे यानी कि 32 मार्क्स वाले की, उसके बाद 32.5 देन 51.6 57.20। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मार्क्स के कॉलम के बेसिस पे डाटा जो है वो पूरी टेबल का अरेंज हो गया है, मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में है और उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की बाकी सारी डिटेल्स भी। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम इस क्वेरी में असेंडिंग ऑर्डर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते, अगर हम इसे इस तरीके से लिखते, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा ऑर्डर बाय मार्क्स ASC, यानी कि यहाँ हमने एक्सप्लिसिटली लिखा है ASC, तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते उस केस में भी हमारा आउटपुट बिल्कुल वही सेम आता जो अभी अभी हमारा लास्ट क्वेरी के अकॉर्डिंग आया है। क्योंकि आप एक्सप्लिसिटली असेंडिंग लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होता है। ठीक है, तो एक बार हम इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ इसी पर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा 1 ऑर्डर बाय, हमें किस कॉलम के बेसिस पे करना है, मार्क्स के बेसिस पे, तो हम यहाँ क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑर्डर बाय मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ हमने असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ प्रोवाइड नहीं किया। इस क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट बटन प्रेस करेंगे तो ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अब ये देखिए आपकी टेबल जो है, टेबल आपकी एग्जैक्टली वही है, पूरी 10 रोज डिस्प्ले हो रही है। लेकिन पहले रोल नंबर वाइज डाटा था क्योंकि हमने रोल नंबर वाइज एंट्री की थी, बट अब हमारा डाटा रोल नंबर वाइज नहीं है, अब हमारा डाटा मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट है। पहले 31 देन 57 59 59 67 67 87 87 97 देन 99, और उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के नेम, रोल नंबर, ग्रेड और सेक्शन जो है वो चेंज हो गए। पहले 37 मार्क्स वाले की सारी डिटेल आई, फिर 57 मार्क्स वाले की, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, अब मैंने यहाँ कुछ प्रोवाइड नहीं किया था तो डाटा इस ऑर्डर में आया। अगर मैं यहाँ एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर देती हूँ ASC यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद अगर मैं इस क्वेरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करती हूँ यहाँ से, तो देखिए तो भी हमारा डाटा सेम उसी ऑर्डर में डिस्प्ले हुआ है जिसमें पहले हो रहा था। डाटा के ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए क्योंकि डिफॉल्ट भी वो असेंडिंग में हो रहा था। अब अगर मैं यहाँ इसे चेंज करके DESC कर देती हूँ यानी कि डिसेंडिंग, अब अगर मैं इस क्वेरी को सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए डाटा रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। मार्क्स कॉलम के बेसिस पे ही सॉर्ट हुआ है, लेकिन अब पहले मैक्सिमम मार्क्स वाले स्टूडेंट की डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है, फिर सेकंड नंबर पे जिसके मार्क्स हैं उसकी डिटेल्स, फिर थर्ड नंबर पे, इस तरीके से हमारा डाटा जो है वो
शो हो रहा है। तो जब हमने कीवर्ड DESC लिखा तो डिसेंडिंग में होता है, और उसके अलावा आप ASC लिखो या नहीं लिखो, हमारा डाटा जो है वो किस ऑर्डर में सॉर्ट होता है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। तो आई होप ये क्वेरी सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी पार्ट है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ऑर्डरिंग डाटा ऑन मल्टीपल कॉलम्स। अभी जो हमने किया वो तो सिंगल कॉलम के बेसिस पे था, ठीक है, लेकिन अगर हमें मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे डाटा की सॉर्टिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? अब सबसे पहली चीज कि मल्टीपल कॉलम पे सॉर्टिंग करने का मतलब क्या है। यहाँ पर ये देखिए, जो हमने अभी क्वेरी एग्जीक्यूट की उसका जब रिजल्ट आया 99 जो है एक ही बार हो रहा था, 97 भी एक ही बार था, 87 देखिए 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 87 है। अब इन दोनों स्टूडेंट्स में से पहले कौन सा आए ये किस पे डिपेंड करेगा? दोनों स्टूडेंट के मार्क्स 87 है तो दोनों में से किसी की भी डिटेल्स जो है वो पहले आ सकती है। सिमिलरली मान लीजिए अगर टेबल में 4-5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स जो है 87 है, तो उन 4-5 में से कोई भी पहले डिस्प्ले हो सकता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे सॉर्टिंग की है। तो जब हमें सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट को भी किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है तो उस केस में हम यूज करते हैं मल्टीपल कॉलम्स का। जैसे मान लीजिए अब यहाँ जिन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स 87 है, मैं चाहती हूँ कि वो उनके ग्रेड के बेसिस पे सॉर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ ग्रेड जो है वो जरूरी नहीं है कि सेम मार्क्स वाले को सेम ग्रेड मिले हैं, क्योंकि ग्रेड जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलते हैं। तो सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के भी ग्रेड जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम ग्रेड जो है वो इधर 87 के साथ C ग्रेड है, इधर 87 के साथ B ग्रेड है, इधर 67 को D ग्रेड भी मिला हुआ है और 67 को C ग्रेड भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जो है हम यहाँ पे अगर चाहें तो ग्रेड के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो जब हम ग्रेड के बेसिस पे भी सॉर्टिंग कर रहे हैं तो यानी कि हम 2 कॉलम्स का यूज कर रहे हैं। पहले हमने किसके बेसिस पे सॉर्टिंग की? मार्क्स के बेसिस पे, और जहां पे मार्क्स की वैल्यू सेम है उस केस में हम अपना दूसरे वाला कॉलम यूज करेंगे, यानी कि ग्रेड कॉलम। इसी तरीके से आपने जितने भी कॉलम नेम्स दिए हैं, मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्टिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि सारी रोज जो है उन मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे सॉर्ट होंगी। सबसे पहले उस कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग होती है जिसका नाम हमने सबसे पहले दिया है, जो हमारा फर्स्ट नेम है कॉलम का ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर। उस पे सॉर्टिंग होने के बाद जिन रोज में उस कॉलम की वैल्यू सेम होती है उन रोज के ऊपर जो है हम सेकंड कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। अब मान लीजिए ऐसा केस भी हो सकता है कि कुछ रोज ऐसी हो कि उनमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कॉलम्स की वैल्यू सेम हो, तो वहां आप चाहो तो थर्ड कॉलम नेम प्रोवाइड कर सकते हो कि थर्ड कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाए। बट फर्दर कॉलम्स की सॉर्टिंग सिर्फ तब होती है जब प्रीवियस कॉलम्स की वैल्यू जो है वो सेम हो। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में आपको हमेशा रखनी है। अब इसके बाद देखिए कि मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे सॉर्टिंग होती कैसे है। कमांड का सिंटैक्स वही सेम है जो अभी मैंने आपको बताया था। पहले सेलेक्ट क्वेरी पूरी लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर जितने भी कॉलम्स के बेसिस पे हमें सॉर्टिंग करनी है हम उन सब का नाम प्रोवाइड कर देंगे। हम कॉमा सेपरेटेड लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और हर कॉलम के नाम के साथ हम मेंशन करेंगे कि हमें असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में। अगर हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट उस कॉलम के बेस पे किस जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमारा डाटा अरेंज हो जाएगा। अब जो हमारी गिवन टेबल थी डाटा टेबल, अगर उसी में हम चाहते हैं कि पहले हमारी सॉर्टिंग सेक्शन के बेसिस पे हो और उसके बाद जो है मार्क्स के बेसिस पे हो। बेसिकली यहाँ से होगा क्या कि एक सेक्शन के सारे स्टूडेंट्स एक साथ क्लब भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर जिस भी सेक्शन के बेस पे हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो कमांड हम कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा, यानी कि जिस भी टेबल से हमें डिस्प्ले करवाना है, ऑर्डर बाय, उसके बाद सबसे पहले हमें किस कॉलम के बेसिस पे करनी है? सेक्शन के बेसिस पे। तो सेक्शन और उसके साथ ASC कीवर्ड दिया तो यानी कि सेक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाए। फिर जिन रोज में सेक्शन की वैल्यू सेम है वहां पे स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट हो, लेकिन मार्क्स किस ऑर्डर में चाहिए? यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि इन्होंने कमांड में क्या लिखा हुआ है? DESC। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं टेबल का डाटा। मार्क सेक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर है तो इसीलिए सेक्शन देखिए सबसे पहले A सेक्शन आया, फिर उसके बाद B सेक्शन, फिर C सेक्शन और उसके बाद लास्ट में इस टेबल में जितनी रोज थी इसमें 3 ही सेक्शंस थे। अब अल्फाबेट्स में असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है?
ए से जेड की तरफ जब हम जाते हैं तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब हम जेड से ए की तरफ आते हैं वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ हमने सेक्शन के लिए असेंडिंग दिया था, तो पहले ए सेक्शन वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट आई, फिर बी सेक्शन वाले स्टूडेंट्स की, और फिर सी सेक्शन वाले स्टूडेंट्स की। बट जहां पे सेक्शन की वैल्यू सेम है, यानी कि जो ए सेक्शन वाले सारे बच्चे हैं वो किस बेसिस पे सॉर्ट हो जाए, ये देखिए हमने नेक्स्ट कॉलम क्या दिया था, मार्क्स, और मार्क्स की वैल्यू क्या दी थी, डिसेंडिंग, यानी कि सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट हो और सबसे लास्ट में लोएस्ट मार्क्स वाला। तो आप यहाँ ये देखिए इन्होंने बुक में हाईलाइट करके भी दिखाया हुआ है कि जो ए सेक्शन वाले 4 स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स की डिटेल देखिए, वो मार्क्स के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। सिमिलरली जो बी सेक्शन वाले स्टूडेंट है, यहाँ से ये वाले बी सेक्शन वाले स्टूडेंट्स थे हमारे, ये 7 स्टूडेंट्स जो हैं, और इनका भी आप देख सकते हैं ये मार्क्स के बेसिस पे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए हैं। सबसे पहले 97 वाला स्टूडेंट है, देन 93, 91, 81, 72, 57 और 32। 32 के बाद ये हमारी लास्ट रो थी बी सेक्शन के लिए। उसके बाद जो है हमारा सी सेक्शन स्टार्ट हो गया। सी सेक्शन में हमारे 4 स्टूडेंट्स थे, और ये 4 भी जो है वो मार्क्स के बेसिस पे डिसेंडिंग में है। पहले 74 मार्क्स वाला, देन 61 मार्क्स, देन 51 मार्क्स एंड देन 32 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक बार इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमने पहले मार्क्स के बेसिस पे किया था, तो मार्क्स के बेसिस पे ये हमारा डाटा था। अब अगर हम इसे सेक्शन के बेसिस पे करें, पहले मैं यहाँ मार्क्स कॉलम की जगह सेक्शन कॉलम प्रोवाइड कर देती हूँ और इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देती हूँ। इस क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए हमारा सेक्शन के बेसिस पे डाटा स्टोर हो गया। पहले ए सेक्शन वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फिर बी सेक्शन वाले और फिर सी सेक्शन वाले। हमारे पास टेबल में 10 रोज थी। 4 स्टूडेंट्स को हमने ए सेक्शन अलॉट किया था, 3 स्टूडेंट्स को बी सेक्शन और फिर 3 स्टूडेंट्स को सी सेक्शन। ठीक है, तो अभी फिलहाल सेक्शन के बेसिस पे जो है हमारा डाटा सॉर्ट हो गया है। उसके अलावा किसी और पे हमने अभी सॉर्टिंग नहीं लगाई है। मान लीजिए हम मार्क्स पे भी सॉर्टिंग लगा देते हैं कि जहां सेक्शन की वैल्यू सेम है वहां मार्क्स के बेसिस पे सॉर्टिंग हो, और मार्क्स जो है वो किस ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब अगर हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए सेक्शन हमारे पहले ए सेक्शन वाले सारे आए, और उस ए सेक्शन के अंदर देखिए पहले 99 मार्क्स वाला स्टूडेंट डिस्प्ले हुआ, देन 87, देन 67 एंड देन 59। उसके बाद बी सेक्शन में देखिए पहले 87 वाला स्टूडेंट है, फिर 57, फिर 37। सिमिलरली सी सेक्शन में पहले 97 मार्क्स वाला, देन 67 मार्क्स वाला एंड देन 59 मार्क्स वाला। तो सेक्शन जो है असेंडिंग ऑर्डर में आया, बट उसके अंदर मार्क्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हुए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो कमांड्स यूज की, बेसिकली हमारा फोकस ऑर्डर बाय क्लॉज पे था, तो हमने उसे डिटेल में डिस्कस किया। बट उससे रिलेटेड जो क्वेरी थी, डाटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना और टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना, मैंने आपको वो भी बताई है। बट मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने 11th क्लास में डाटाबेस कभी पढ़ा ही ना हो, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो। उन्हें मे बी ये भी लग रहा होगा कि स्पीड बहुत फास्ट हो रही है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी जो समझ नहीं आ रही होंगी। तो उन स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी हम 11th क्लास का डाटा भी अपलोड करेंगे, तो आप वो वाली वीडियोस की हेल्प से जो है डाटा समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी देखा प्रीवियस वीडियोस में कुछ कमेंट्स थे, जिन स्टूडेंट्स ने 11th क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े हुए, उन्हें 12th क्लास के कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। और ऐसा होगा क्योंकि 12th क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे 11th पे बेस्ड है, कि आप उसका बेसिक पार्ट जो है वो 11th में कर चुके होते हो। बेसिकली जो पाइथन वाला पार्ट था उसमें भी इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, व्हाइल लूप और जो जंप स्टेटमेंट होते हैं, स्विच केसेस, ये सारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और जब तक उनकी डिटेल्स आपको नहीं पता होंगी आपको फर्दर प्रॉब्लम्स होंगी। सिमिलरली डाटाबेस के केस में कि डाटाबेस में क्रिएशन कैसे होती है, टेबल्स की कंस्ट्रेंट्स कैसे लगते हैं, उनमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, डाटा टाइप की डिटेल्स, ये सारा जो है वो 11th क्लास का सिलेबस है। तो इसे हम 11th क्लास की वीडियोस में बाद में डिटेल में कवर करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स के साथ, वो वहां से उसे समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेरी पे, दैट इज ऑर्डरिंग डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन।
अभी तक हमने जो डाटा को ऑर्डर किया यानी कि डाटा की जो सॉर्टिंग परफॉर्म की वो किस बेसिस पे की, कॉलम्स के नेम के बेसिस पे की, यानी कि जो हमारी टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स थे हमने उन्हीं के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म की है। बट मान लीजिए हमारी टेबल में जो कॉलम है हमें उसके बेसिस पे सॉर्टिंग नहीं करनी, हमें किसी और ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, यानी कि टेबल के कॉलम पे ही कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है और उसके बाद उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है। तो ये फंक्शनैलिटी भी जो है एसक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है। Sometimes you need to display the result of calculation or mathematical expressions in the result set. In such cases, you may want or need to arrange your result set in the order of the calculated expression. तो जब भी हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट सेट है, टेबल का डाटा है, वो उसी कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन के ऑर्डर के बेसिस पे सॉर्ट हो। The order by clause allow you to include the mathematical expressions to order the result set by it. तो एसक्यूएल ने हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ कॉलम नेम तक उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप कॉलम्स पे कुछ कैलकुलेशन करते हो तो वो भी आप ऑर्डर बाय क्लॉज के अंडर प्रोवाइड कर सकते हो। However, to arrange a result set on the basis of a mathematical expression, you should preferably, not through a necessity, but preferably include the mathematical expression in the select list so that it become easy to comprehend the result. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जब हमने ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे यही हमारी टेबल थी जो हमने अभी अभी क्रिएट की, इस टेबल में हम परसेंटेज कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ हमारी टेबल में तो परसेंटेज या एवरेज नाम का कोई कॉलम नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सेक्शन है। अगर हम एवरेज के बेसिस पे स्टूडेंट को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका तो ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा एंड ऑर्डर बाय, उसके बाद हम वहां पे फंक्शन अपना लगा दें कि मार्क्स जो है उसकी एवरेज कैलकुलेट हो जाए। बट उस केस में होगा क्या कि हमारी ये टेबल जो है वो एवरेज के बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगी, बट हमें एवरेज दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमने कॉलम सिर्फ अपनी टेबल के डिस्प्ले करवाए हैं। और ऑर्डर बाय क्लॉज में ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि जो आपने ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर फंक्शन लिखा है वो फंक्शन आप डिस्प्ले भी करवाएं, बट प्रेफर क्या किया जाता है कि वो कॉलम हमेशा आप डिस्प्ले भी करवाओ, उसे सेलेक्ट कमांड के अंदर भी लिखो ताकि आपको रिजल्ट को कंपेयर करने में आसानी हो। ठीक है, हम दोनों ही चीजें जो है वो करके देखेंगे। यहाँ से देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल स्टेटमेंट दैट अरेंज द रिजल्ट सेट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड रिजल्ट। यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर, उसके बेसिस पे डाटा को स्टोर करना है और उसे हमने डिस्प्ले भी करवाया है। तो यहाँ सेलेक्ट क्वेरी हमने लिखी, सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन, मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35। यहाँ हमने जो है एवरेज या परसेंटेज का उन्होंने एग्जाम्पल नहीं लिया, उन्होंने क्या किया है कि स्टूडेंट के मार्क्स को 0.35 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सिर्फ उन रोज को शो किया जिनके मार्क्स जो है वो 70 से ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया, ऑर्डर बाय सेक्शन असेंडिंग, एंड जो हमने कैलकुलेशन की है मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35 उसके बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे आप टेबल का रिजल्ट देखिए, हमने कौन कौन से कॉलम लिखे थे सिलेक्ट क्वेरी के अंदर, रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन और मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35, वही पांचों कॉलम्स हमारे रिजल्ट में है। ये फर्स्ट कॉलम हमारा रोल नंबर आया, सेकंड नेम, उसके बाद ग्रेड कॉलम, देन सेक्शन कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम इज मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35। यहाँ पर देखिए मार्क्स वाला कॉलम हमने सेलेक्ट क्वेरी के अंदर मेंशन नहीं किया था, तो मार्क्स वाला कॉलम हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ। उसके बाद हमने वेयर क्लोज लगाया और वेयर क्लोज में हमने कंडीशन क्या दी, दैट मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 70। तो सिर्फ वही रोज सिलेक्ट हुई जिनके मार्क्स जो हैं वो 70 से ज्यादा थे। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें तो आप स्क्रॉल अप करके प्रीवियस टेबल देख सकते हैं। ये हमारी एक्चुअल टेबल थी। अब इस एक्चुअल टेबल में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से ज्यादा थे,
यहाँ से देखिए ये फर्स्ट स्टूडेंट जो है इसके मार्क्स भी 70 से ज्यादा हैं। देन जॉर्ज 70 से ज्यादा मार्क्स हैं। उसके बाद मीरा है जिसके 70 से ज्यादा मार्क्स हैं। गुरनूर, अर्शिया, उसके बाद सिमरन, देन राबिया। ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा शो किए गए हैं टेबल में। यहाँ से अदाम, ये कितने स्टूडेंट्स हो गए 3 2 5 6 7 8, यानी कि हमारी टेबल में टोटल 15 रोज थी, बट 15 रोज में से सिर्फ और सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 70 से ज्यादा हैं। तो यही 8 रोज जो हैं वो हमारे रिजल्ट सेट में डिस्प्ले होंगी। आप यहाँ से इसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस रिजल्ट सेट में हमारी कितनी रोज हैं 8, और ये स्टूडेंट्स के नाम देखिए जो अभी अभी मैंने आपको बताए थे वही सेम स्टूडेंट्स हैं, रूहानी, जॉर्ज, मीरा, गुरनूर, अर्शिया, सिमरन, राबिया एंड अदाम, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से ज्यादा थे। अब क्योंकि हमने मार्क्स वाला कॉलम डिस्प्ले ही नहीं करवाया तो इसलिए हमें ये ऊपर से कंपेयर करना पड़ा। अगर हमने यहाँ मार्क्स वाला कॉलम भी डिस्प्ले करवाया होता तो हमें प्रीवियस टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें यहीं से कंफर्मेशन हो जाती। अब इसके बाद जो हमारा कैलकुलेटेड कॉलम है, पहले हमने इन स्टूडेंट को सेक्शन के बेसिस पे अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे ये सेक्शन के बेसिस पे आप देख सकते हो, पहले ए सेक्शन वाले स्टूडेंट्स आए, देन बी सेक्शन वाले एंड देन सी सेक्शन। अब जहां पे सेक्शन सेम है वहां किसके बेसिस पे अरेंज किया है, मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35। तो जो मार्क्स थे, मार्क्स तो ऑब्वियसली हमने 70 से ज्यादा वाली रोज सेलेक्ट की हैं, लेकिन उन्हें 0.35 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा था उसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार हम इस चीज को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि ये सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम नई क्वेरी ही लिख लेते हैं। सेलेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं, हम उन कॉलम्स का नाम जो है वो मेंशन कर देंगे। रोल नंबर, उसके बाद एस नेम। अब यहाँ पे हम स्टार यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो हम कैलकुलेशन वाला फंक्शन है उसे भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम सेलेक्ट स्टार लिखेंगे तो हमारा वो कैलकुलेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला फंक्शन इंक्लूड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिस्ट लिख रहे हैं। देन हमने लिया मार्क्स, उसके बाद हम ग्रेड, देन हमारा नेक्स्ट कॉलम है सेक्शन। इसके अलावा हमें कौन सा कॉलम लेना है, हमें कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हम मार्क्स पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर देते हैं कि मार्क्स की जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 0.5 से। इसके बाद हमें टेबल नेम प्रोवाइड करना है, तो फ्रॉम डाटा 1, हमारी टेबल का नाम डाटा 1 था। हम इसमें वेयर क्लोज नहीं लगा रहे, हम रोज पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, हमें सारी रोज को सिलेक्ट करना है। तो हम डायरेक्टली इसके बाद क्या कर देंगे, ऑर्डर बाय क्लोज लगा देंगे। ऑर्डर बाय हमें किसके बेसिस पे करना है, फिलहाल हम और कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली इंक्लूड कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला कॉलम, मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.5। और अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे। 1 बाय 1 हम इस कमांड में और भी चेंजेस करके देखेंगे, जो अभी बुक वाली कमांड में आपने पढ़े थे वो सारे हम अप्लाई करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो किस बेसिस पे अरेंज हुआ है, ये लास्ट कॉलम के बेसिस पे, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर इसी कॉलम को मेंशन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मार्क्स को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको जो रिजल्ट आया वो सारा आपके यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि हमने कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया था। अगर हम यहाँ पे कमांड में DESC प्रोवाइड कर देते तो यही कॉलम जो है वो हमारा किस ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाता, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस क्वेरी को सिलेक्ट किया, यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे तो यही डाटा जो है वो देखिए अब किस ऑर्डर में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कॉलम की हेडिंग कुछ भी नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे क्या लिखा आ रहा है, नो कॉलम नेम, क्योंकि ये जो कैलकुलेटेड कॉलम था हमने इस कॉलम को कोई नाम प्रोवाइड नहीं किया। ऑलरेडी जो टेबल थी उसमें भी नहीं था और सेलेक्ट क्वेरी में भी हमने नहीं प्रोवाइड किया। तो जब हमें कॉलम्स को कोई भी निकनेम प्रोवाइड करना होता है डिस्प्ले करते टाइम, तो वो हम कॉलम एलियास की हेल्प से करते हैं। तो कॉलम का नेम, उसके बाद यहाँ पे हम कॉट्स के अंदर क्या प्रोवाइड कर देंगे, इस कॉलम को डिस्प्ले करने के लिए हमें जो नेम यूज करना है वो, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कैलकुलेशन।
एज कीवर्ड का यूज करते हैं हम एलियास क्रिएट करने के लिए, और अब हम इसे रन कर देंगे। ये देखिए अब हमारे कॉलम का नेम क्या आ रहा है, कैलकुलेशन, जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। तो इस तरीके से हम कॉलम के लिए कोई भी एलियास क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी करवाया है, जो हमारी रिवीजन वीडियोस के उससे हैं, जिसमें हमने 11th क्लास की रिवीजन की हुई है। और बाकी इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है कि जब भी हमें कॉलम्स के कुछ भी नेम चेंज करने, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कॉलम है अगर आपको उनके भी नेम चेंज करने हो तो वो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। एज की हेल्प से हम किसी भी कॉलम का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने जो एस नेम लिया था, मान लीजिए आपको एस नेम की जगह डिस्प्ले करवाते हुए स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करवाना है, तो हम यहाँ पे एस नेम के लिए भी एलियास क्रिएट कर देंगे कि यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो, इसके प्लेस पे स्टूडेंट नेम। अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे नेम वाले कॉलम की हेडिंग हमारी क्या आ रही है, स्टूडेंट नेम। तो इस तरीके से किसी भी कॉलम की हेडिंग जो है वो चेंज की जा सकती है। अब इसके बाद सेम इसी कमांड के अंदर अगर हम चाहते हैं कि पहले हमारा डाटा सेक्शन के बेसिस पे अरेंज हो और सेक्शन के बाद जो है इस कैलकुलेशन के बेसिस पे अरेंज हो, तो हम यहाँ क्या प्रोवाइड कर देंगे, पहले हम प्रोवाइड कर देंगे सेक्शन, और सेक्शन के अकॉर्डिंग जिस भी ऑर्डर में चाहिए, मान लीजिए हमने असेंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया। तो अब इस कमांड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले हमारे डाटा जो है सेक्शन के बेसिस पे अरेंज होगा, और जहां पे सेक्शन सेम है वहां कैलकुलेशन के बेसिस पे अरेंज होगा। तो इस कमांड को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद इसे यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये देखिए अब जो हमारा रिजल्ट आया उसमें पहले सेक्शन वाइज डाटा सॉर्ट हुआ है, यानी कि पहले ए सेक्शन के स्टूडेंट, फिर बी सेक्शन के, फिर सी सेक्शन के, और जो ए सेक्शन वाले स्टूडेंट थे वो किस ऑर्डर में डिस्प्ले हुए, कैलकुलेशन के ऑर्डर में, यानी कि कैलकुलेशन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी डिस्प्ले हुई है। तो आई होप ये पार्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। Now next one is, if you want you can provide a column alias name to mathematical expression in the select list। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुकी हूँ। ये वही चीज कह रहा है कि अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए कोई नेम जनरेट करना है, उसे कोई एलियास नेम प्रोवाइड करना है, तो वो आप कर सकते हो किसकी हेल्प से, कॉलम एलियास नेम की हेल्प से। For example, following statement will also produce the same result as above, but it will name the column marks multiply by 0.35 as term 1। कि ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने टेबल में ऐड किया था, अगर हमें उस कॉलम का नाम टर्म 1 रखना है तो वो हम किसकी हेल्प से रखेंगे, कॉलम एलियास की हेल्प से। और वो कैसे जनरेट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सेम वही मेथड यूज हुआ है, मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35, और उसके बाद हमने क्या प्रोवाइड किया, एज टर्म 1, यानी कि इस कॉलम का नाम क्या हो जाए, टर्म 1। आप चाहो तो इस एलियास नेम को ही यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, यहाँ जहां आपने पूरा फॉर्मूला लिखा था उसकी जगह आप टर्म 1 लिख सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। इस केस में भी रिजल्ट जो है सेम रहेगा, सिर्फ कॉलम की हेडिंग जो है वो चेंज हुई है। अगर आप चाहें तो दोनों रिजल्ट सेट को कंपेयर कर लीजिए। ये आपका प्रीवियस रिजल्ट था, इसमें भी हमारी 8 रोज थी, और ये जो हमारी सेकंड टेबल आई है इसमें भी हमारी 8 रोज है, सिर्फ इस कॉलम नेम की हेडिंग का फर्क है, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है स्पेसिफाइंग कस्टम सॉर्टेड ऑर्डर। अब कस्टम सॉर्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये, अभी तक हमने पढ़ा कि सॉर्टिंग जो है हम वो दो तरीके से कर रहे थे, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। बट मान लीजिए हमें डाटा ना तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, उसके अलावा हमें कोई और ऑर्डर चाहिए जिसमें हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपना कस्टम ऑर्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम ऑर्डर का मतलब है कि आप जो भी ऑर्डर लिखोगे आपका वही ऑर्डर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो ना तो असेंडिंग होगा ना डिसेंडिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो अभी हमारे स्टूडेंट्स की डिटेल थी, हम उसी डिटेल में जो है एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं रिमार्क्स का। हम स्टूडेंट के मार्क्स उसके ग्रेड दोनों के बेसिस पे स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड करते हैं रिमार्क जो है हम एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, इस तरीके के हम रिमार्क स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो अब इन रिमार्क्स को ना तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रोवाइड करने का कोई मतलब है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मान लीजिए हमने यही 4 रिमार्क रखे। फर्स्ट हमने रिमार्क रखा एक्सीलेंट, ठीक है, तो एक्सीलेंट जो है वो ई से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद सेकंड जो हमने लिया वो हमने ले लिया गुड, देन एवरेज, देन पुअर। अब अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले एवरेज स्टूडेंट आ जाएंगे, क्योंकि वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सॉर्ट करेगा। एवरेज के बाद आपके एक्सीलेंट स्टूडेंट आ जाएंगे, देन गुड स्टूडेंट एंड देन पुअर स्टूडेंट। और अगर आपने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया तो पहले पुअर स्टूडेंट आएंगे, उसके बाद गुड स्टूडेंट, देन एक्सीलेंट एंड देन एवरेज। जबकि लॉजिकली तो ना ये आपका असेंडिंग हुआ ना डिसेंडिंग, बट कंप्यूटर तो एसक्यूएल जो है वो तो आपको इसी तरीके से देगा। बेसिकली अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए कि पहले पुअर स्टूडेंट आ जाए, फिर एवरेज, फिर गुड, फिर एक्सीलेंट। और अगर डिसेंडिंग तो पहले एक्सीलेंट, देन गुड, देन एवरेज, देन पुअर। तो हमें यहाँ पे अपना एक ऑर्डर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफॉल्ट वाले असेंडिंग और डिसेंडिंग है वो हमारे किसी काम के नहीं है यहाँ पे। तो उस केस में हमारा यूज होता है स्पेसिफाइंग कस्टम ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हम अपना खुद का ऑर्डर जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। Sometimes you have a column where you want to arrange the data as per your own specified order, जहाँ पे हमें अपने specified order के बेस पे डाटा को अरेंज करना होता है। For example, if there is a column called project, मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है जिसमें एक कॉलम है प्रोजेक्ट, that stores the status of project made by students, कि स्टूडेंट्स ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उस कॉलम में आपने उनका स्टेटस जो है वो स्टोर किया है। और उसकी वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है, इट कैन हैव अ पॉसिबल वैल्यूज एज इवेल्युएटेड, सबमिटेड, पेंडिंग और असाइंड, कि किस किस स्टूडेंट को अभी तक जो है प्रोजेक्ट असाइन ही नहीं हुआ, यानी कि उनका स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स को असाइन हो गया है, किनका पेंडिंग है, किनका सबमिटेड है और किनका इवेल्युएट भी हो चुका है। तो बेसिकली ये 4 स्टेटस जो है वो आपको प्रोवाइड करने हैं उस कॉलम में। इफ यू वांट टू अरेंज द रिजल्ट सेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट कॉलम, अब अगर हमें इस प्रोजेक्ट कॉलम के बेसिस पे डाटा को डिस्प्ले करना है, मान लीजिए हमें ऑर्डर चाहिए कि सबसे पहले हम उनकी डिटेल डिस्प्ले करें जिनका इवेल्युएट हो चुका है, फिर जिनका पेंडिंग है उनकी, फिर उसके बाद जिनका सबमिटेड है उनकी, और उसके बाद जिनको असाइन हो चुका है उनकी डिटेल्स अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हमें प्रोजेक्ट वाले कॉलम में वैल्यूज का ऑर्डर यही चाहिए, पहले इवेल्युएटेड, देन पेंडिंग, देन सबमिटेड एंड देन असाइन। For this you need to use filled function in order by clause as per this format, क्योंकि यहाँ पे आप normal order by clause तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें आप ascending descending किसी भी तरीके से ये ऑर्डर अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फील्ड फंक्शन यूज करेंगे, जो कि हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर यूज होता है, और इसे हम कहते हैं कस्टम सॉर्टेड ऑर्डर। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर क्लोज प्रोवाइड करेंगे, बट ऑर्डर क्लोज का सिंटैक्स आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। ऑर्डर क्लोज के अंदर हम सबसे पहले अपना कीवर्ड लिखेंगे, डेट इज फील्ड, ठीक है। अब फील्ड के साथ हम राउंड ब्रैकेट में जो है वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो हम लिखेंगे कॉलम का नाम, यानी कि जिस कॉलम के बेसिस पे हमें डाटा को सॉर्ट करना है उस कॉलम का नाम। उसके बाद वैल्यूज में हम प्रोवाइड करेंगे वो ऑर्डर वैल्यूज का जिसके जो हमें अपने रिजल्ट में चाहिए। जैसे पहले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिख देते थे तो उससे हमारा डाटा हो जाता था, अब हमें यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर क्या चाहिए, इवेल्युएटेड, पेंडिंग, सबमिटेड और असाइंड। तो यहाँ हम वही ऑर्डर जो है वैल्यूज का लिख देंगे। इसे जब आप एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए एक टेबल है, यही वही स्टूडेंट वाली टेबल है, इसमें अब आपने एक प्रोजेक्ट कॉलम भी ऐड कर दिया है। द फील्ड फंक्शन इंटरनली मैप द वैल्यूज स्पेसिफाइंग ऑर्डर टू अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज and then uses those numbers for sorting. You need not to do anything. Field does all this on its own. यहाँ पे वो यही कह रहा है कि फील्ड फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज के बेसिस पे वर्क करता है, बट वो चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारी इंटरनल फंक्शनिंग होती है। हमें सिर्फ फील्ड फंक्शन लिखना है और वो अपने आप जो है सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर देगा। अब ये हमारी टेबल है, इस टेबल में ये प्रोजेक्ट कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। उन्होंने ये नई टेबल क्रिएट की है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है।
किस ऑर्डर में करनी है आपको पहले ही बता दिया गया है। तो यहाँ पे हमने कमांड क्या लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा, यानी कि जो डाटा टेबल थी उसका सारा डाटा डिस्प्ले हो ऑर्डर बाय। किस ऑर्डर में होना है, ऑर्डर बाय। यहाँ पे फंक्शन का नाम देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा, फील्ड, फंक्शन का नाम, फंक्शन के नाम के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगाए, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने पैरामीटर दिए। सबसे पहले हमने लिखा कॉलम का नाम, कॉलम का नाम हमने विदाउट कोट्स प्रोवाइड किया है, जो हमारी टेबल में कॉलम का नाम था वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने कोमा मेंशन किया, कोमा लगाने के बाद हमने इस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी और यहाँ पे उन्हें उस ऑर्डर में लिखा जिस ऑर्डर में हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। अब प्रोजेक्ट कॉलम के अंदर सिर्फ 4 ही वैल्यू थी हमारी टेबल में, इवेल्युएटेड, सबमिटेड, असाइंड, पेंडिंग, और हमें जिस ऑर्डर में चाहिए थी हमने उस ऑर्डर में यहाँ लिख दिया। पहले हमने इवेल्युएटेड लिखा, फिर पेंडिंग, फिर सबमिटेड, फिर असाइंड। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कॉलम की वैल्यूज हैं तो इन्हें हमने कोट्स के अंदर लिखा है, बट कॉलम के नाम को हमने कोट्स में प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। अब हम इसी को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ हम अपनी टेबल में कोई नया कॉलम ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि हमें दोबारा से पूरी टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम टेबल में ऐड भी कर देंगे अल्टर कमांड की हेल्प से तो भी हम कॉलम में वैल्यूज सक्सेसफुली ऐड नहीं कर पाएंगे। हमें सारी कमांड्स को अपडेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कमांड है मैं उसी के अंदर आपको इसे रन करके दिखाऊंगी। जो हमारी टेबल है, पहले हम इस पे सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा वन। ठीक है, अब जब आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कैलकुलेशंस वाला कॉलम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमने सिर्फ उस क्वेरी के अंदर जनरेट किया था, टेबल में हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे। तो ये हमारी एक्चुअल टेबल है। यहाँ पर आप देखिए ग्रेड की वैल्यूज क्या क्या है हमारी, ए वैल्यू है, सी वैल्यू है, बी वैल्यू हमने दी है, उसके बाद डी वैल्यू भी हमने दी है। हमारे पास ग्रेड में 4 वैल्यूज हैं, ए बी सी डी। असेंडिंग में देते हैं तो पहले ए बी सी डी के ऑर्डर में आते हैं, डिसेंडिंग में देंगे तो डी सी बी ए। करके देख लेते हैं। यहाँ से हमने प्रोवाइड किया, मान लीजिए ग्रेड, ऑर्डर बाय लिखेंगे पहले, ऑर्डर बाय ग्रेड ASC। ठीक है, तो जब हमने असेंडिंग मेंशन किया तो ग्रेड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए पहले ए ग्रेड, देन बी, देन सी एंड देन डी ग्रेड। यहीं अगर हम डिसेंडिंग मेथड, डिसेंडिंग यूज कर लेते तो डाटा जो है वो किस ऑर्डर में हो जाता, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये हमारा डाटा ऑपोजिट ऑर्डर में हो गया। बट मान लीजिए मुझे ऑर्डर चाहिए कि पहले बी वाले डिस्प्ले हो, फिर सी वाले, फिर ए वाले और फिर डी वाले, यानी कि मुझे अपना ये वाला स्पेसिफाइड ऑर्डर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर फील्ड फंक्शन यूज करेंगे और फील्ड के अंदर यहाँ पे हम पहले कॉलम नेम मेंशन करेंगे। कॉलम नेम क्या है हमारा, ग्रेड, और इसके बाद हम इसकी वैल्यूज मेंशन करेंगे। तो वैल्यूज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। पहले हमें बी वैल्यू चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए सी, देन उसके बाद हमें ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए एंड देन डी ग्रेड। इसके बाद हम राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अब हम इस क्वेरी को रन करके देखें। और जब हमने इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमें डाटा जो है वो अब हमारे स्पेसिफाइड ऑर्डर में जो है डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे ये बुक में भी आप देख सकते हैं कि अब ये जो टेबल है उसमें आपका डाटा जो है उसी ऑर्डर में अरेंज है। पहले सारे इवेल्युएटेड वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डिटेल डिस्प्ले हुई हैं, उसके बाद पेंडिंग स्टूडेंट्स वाले, देन सबमिटेड स्टूडेंट्स एंड देन असाइंड स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम अपना कस्टम ऑर्डर जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। और इसी के साथ जो है हमारी ऑर्डर बाय क्लॉज कंप्लीट होता है। डाटा की सॉर्टिंग वाला पार्ट जो है DBMS में वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है एग्रीगेट फंक्शन। इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमें एक क्वेरी जो है वो अच्छे से समझ लेनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट पे आना चाहिए। और एग्रीगेट फंक्शंस अपने आप में जो है कई सारे फंक्शंस हैं, वो सारे हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो जाएं। तो इसलिए पहले आप सॉर्टिंग वाला जो टॉपिक है उसे अच्छे से
कर लीजिए, उसके बाद हम एग्रीगेट फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। बाय बाय।